नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे प्रोफेशनल डेविएंसेस, पर्टिकुलरली जर्नलिज्म एंड अनएथिकल प्रैक्टिस, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एक्शंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक ऐसे टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनर लेकर आए हैं जो LLB, LLM और UGC नेट एस्पिरेंट्स के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। हम बात कर रहे हैं एथिक्स इन जर्नलिज्म की, स्पेशली फ्रॉम द गांधीयन पर्सपेक्टिव। आज के इस फेक न्यूज और क्लिकबेट के जमाने में ये नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क समझना सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि एज फ्यूचर लीगल प्रोफेशनल्स आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो चलिए बिना किसी डिले के सीधे शुरू करते हैं। ओके, सो एक क्विक नज़र डालते हैं आज के स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट पर। हम पहले डेफिनेशन और कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद सीधा द कोर एथिकल फ्रेमवर्क पर जंप करेंगे, फिर हम समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसके बाद थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे अंडर क्रिटिसिज्म्स एंड कंटेम्प्रेरी रियलिटी, और फाइनली एग्जाम के लिए एक सुपर क्विक रिविजन समरी। लेट्स गो। Section 1. Definition and Context. ना किसी भी लॉ या मीडिया एथिक्स के पेपर में सॉलिड बैकग्राउंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? गांधीयन जर्नलिज्म बेसिकली एक पब्लिक सर्विस है जो पूरी तरह से सत्य यानी ट्रुथ और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस पर रूटेड है। इसके प्रोपाउंडर हैं महात्मा गांधी, और ध्यान दीजिए उन्होंने जर्नलिज्म का एक टीलियोलॉजिकल पर्पस एस्टैब्लिश किया था। टीलियोलॉजिकल साउंड थोड़ा हैवी करता है पर इसका सिंपल मतलब है एंड गोल या फाइनल पर्पस। उनके हिसाब से जर्नलिज्म का एंड गोल प्राइवेट गेन या प्रॉफिट नहीं बल्कि प्योरली पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। जर्नलिस्ट यहाँ पैसिव ट्रांसमिटर्स नहीं है, राइट? वो सोसाइटी के अंदर एक्टिव एथिकल एजेंट्स हैं। And this brings us to a beautiful quote that you absolutely need for your answers. गांधी जी ने क्लियरली कहा था, The sole aim of journalism should be service. बस इतना ही। उनके लिए जर्नलिज्म कोई कमर्शियल धंधा या एंटरप्राइज नहीं था, ये एक मॉरल कॉलिंग थी, एक सेवा थी। ये एक सिंगल लाइन आपके पूरे आंसर का टोन सेट कर सकती है, सो इसको अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिए। Moving on to Section 2. The Core Ethical Framework. ये फ्रेमवर्क डीपली 3 बातों पे बेस्ड है। पहला है धर्मा, मीनिंग मॉरल ड्यूटी। इसका मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं बल्कि सोसाइटी में जब जरूरत हो तो एथिकली इंटरवीन करना। दूसरा पिलर है स्वराज या इंटरनल रेगुलेशन। स्टेट आकर आपको बताए कि क्या करना है, इसकी जगह आपकी खुद की कॉन्शियंस, आपकी आत्मा की आवाज़ प्राइमरी रेगुलेटर होनी चाहिए। और तीसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जर्नलिज्म एक बहुत पावरफुल टूल है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये 3 कीवर्ड्स धर्मा, स्वराज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको एग्जाम के लिए एकदम याद कर लीजिए। यहाँ एक डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट साइड पे देखिए अनचेन्ड पेन। गांधी जी ने वार्निंग दी थी कि अगर प्रेस कंप्लीटली अनरेगुलेटेड हो, मतलब बिल्कुल अनचेन्ड हो, तो वो सोसाइटी में ऐसी एथिकल एनार्की मचा सकती है जिससे सब कुछ डिस्टेबलाइज हो जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? राइट साइड पे देखिए इंटरनल रेगुलेशन, जिसे वो स्वराज कहते थे। वो प्रेस को दबाने के लिए स्टेट कंट्रोल या बाहरी लॉज के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका फॉर्मूला सिंपल था, बस सेल्फ डिसिप्लिन और इंटरनल एथिकल सेंसरशिप। अब अगर हम इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एलिमेंट्स को थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो उनकी डिमांड्स बहुत क्लियर थी। वो चाहते थे पब्लिक एजुकेशन, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट। डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स की जगह एकदम ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन। डिस्ट्रक्टिव सेंसेशनलिज्म जो आजकल हम रोज देखते हैं, उसकी जगह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्जिनलाइज्ड आवाज़ों के लिए इंक्लूसिविटी। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट्स मॉडर्न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी ऑफ द प्रेस का एक अर्ली वर्जन है। UGC नेट में ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 3, इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। लॉ स्टूडेंट्स होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि एक हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क आज के मॉडर्न लॉ और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में कैसे अप्लाई होता है। इस एक्सटेंडेड एनालिटिकल पर्सपेक्टिव को देखिए। जर्नलिज्म उनकी आवाज बनता है जिनकी कोई नहीं सुनता, उन्हें विजिबिलिटी देता है जिससे स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज कम होती हैं। फिर आता है पब्लिक वॉचडॉग का रोल, बिना बायस और मीडिया ट्रायल्स के सच्चाई से अकाउंटेबिलिटी सेट करना। ये इन्फॉर्मेशनल सिटीजनशिप को प्रमोट करके हमारी डेमोक्रेटिक वाइब्रेंस को जिंदा रखता है। और क्योंकि मीडिया पब्लिक परसेप्शन शेप करती है, इसमें स्ट्रेंट, सत्य और लोकहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट का होना एब्सोल्युटली वाइटल है, ताकि हम मैनिपुलेशन और प्रोपेगेंडा से सेफ रहें। बट वेट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सोचिए इस बारे में। इज सेल्फ रेगुलेशन इनफ इन टुडेज डिजिटल एज? आज के ज़माने में जहाँ एल्गोरिदम्स ही डिसाइड करते हैं आप क्या देखोगे, वहाँ क्या हम सिर्फ इंटरनल कॉन्शियस पे छोड़ सकते हैं इन सब चीज़ों को?
यही क्वेश्चन हमें इस थ्योरी के मॉडर्न क्रिटिसिज्म्स की तरफ ले जाता है। Which brings us to Section 4, Criticisms and Contemporary Reality. किसी भी लॉ एग्जाम में बैलेंस्ड आंसर लिखना क्रूशल होता है, राइट? आज की रियलिटी और इस हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क में जमीन आसमान का गैप है। एक तरफ है हमारी आज की कॉर्पोरेट मीडिया रियलिटी, जहां प्रॉफिट मोटिव्स और एल्गोरिदम ड्रिवन सेंसेशनलिज्म चलता है। लिटरली फेक न्यूज का एक अनचेन टॉरेंट है आजकल। और दूसरी तरफ है गांधीयन आइडियल्स, पब्लिक गुड और एथिकल रिस्ट्रेंट। ये दोनों आपस में एकदम डायरेक्टली टकराते हैं। इस शार्प कॉन्ट्रडिक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो कोर क्रिटिसिज्म एसेंशियली यही निकल कर आता है कि आज के कट थ्रोट कंपेटिटिव मीडिया एनवायरनमेंट में सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन पर रिलाय करना थोड़ा आइडियलिस्टिक लगता है ना? गांधीयन मॉडल डेफिनेटली एक फैंटास्टिक मॉरल कंपस है, एक नॉर्मेटिव बेंचमार्क है, लेकिन प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट के लिए आज के टाइम में एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स और प्रॉपर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज की उतनी ही जरूरत है। And finally, Section 5, Synthesis and Quick Revision Summary. चलिए अब देखते हैं ये सब एक साथ कैसे कनेक्ट होता है। इन 4 कोर पिलर्स को एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लीजिए। रो बाय रो देखते हैं। पहला, सत्य, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रिपोर्टिंग में एक्यूरेसी और मॉरल इंटेग्रिटी। दूसरा, अहिंसा, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर जो एक्चुअल नुकसान होता है उस हार्म को अवॉइड करना। तीसरा, स्वराज, यानी किसी रूल्स के डंडे से नहीं बल्कि एथिकल डिसिप्लिन फ्रॉम विद इन। और चौथा है सेवा, यहां पब्लिक गुड हमेशा प्राइवेट प्रॉफिट से ऊपर होना चाहिए। ओके, हियर इज योर रैपिड फायर रिवीजन चेकलिस्ट, बिल्कुल एग्जाम रेडी। प्रोपाउंडर कौन है? महात्मा गांधी। कोर थ्योरी क्या है? जर्नलिज्म इज अ पब्लिक सर्विस विद अ टेलियोलॉजिकल पर्पस। की डायमेंशंस, धर्म, स्वराज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फाइनली मॉडर्न क्रिटिक। ये अप्रोच आज थोड़ी आइडियलिस्टिक है, क्योंकि बिना सॉलिड एक्सटर्नल रेगुलेशन के आज की डेट में कॉर्पोरेट और एल्गोरिथमिक मीडिया से टकराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो फाइनल टेक अवे यही बनता है कि जर्नलिज्म मस्ट रेकंसाइल पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसे वाकई में ट्रूथ, जस्टिस और सोशल गुड को सर्व करना है। गांधी जी का यह मॉरल कंपस आज के इस हेवी इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले एरा में एक स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल एक्सीलेंस जरूर सेट करता है। लेकिन मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या इस क्लिक ड्रिवन एल्गोरिदम रूल्ड दुनिया में कभी सत्य और सेवा, क्लिक्स और प्रॉफिट से ज्यादा पावरफुल बन पाएंगे? आई होप आज का ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। Welcome to Ganga Education, Responsible Journalism. Hey everyone, आज हम एक बहुत ही crucial topic उठाने वाले हैं। You know, LLB और UGC Net law exams के perspective से ये absolutely vital है। Responsible journalism सिर्फ एक fancy theoretical concept नहीं है। It's literally a foundational pillar of any democratic society. आज हम इसको एकदम basic से लेकर उस advanced analytical level तक तोड़ने वाले हैं, ताकि जब आप एग्जाम में लिखो तो आपका आंसर बिल्कुल perfectly structured हो। Alright, तो आज का प्लान क्या है? Number 1, Concept and Gandhian ideas. Number 2, Transparency and media accountability. Number 3, Journalistic ethics and framework. Number 4, Self-regulation in media. Number 5, The crisis of commercialization. And finally, number 6, a quick revision summary. Let's jump right into Section 1, Concept and Gandhian ideals. किसी भी टॉप टियर लीगल या एकेडमिक आंसर की ना एक सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए, एंड ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके एग्जाम नोट्स का ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए। ध्यान दीजिए इस फ्रेज पर, पब्लिक इंस्टीट्यूशन विथ मॉरल ऑब्लिगेशंस। देखो, मीडिया का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। उनकी क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी और उनकी अथॉरिटी कोई उन्हें प्लेट पर रखकर नहीं देता। ये सब उन्हें अपनी एथिकल स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कंसिस्टेंटली फॉलो करके प्रॉपर्ली अर्न करनी पड़ती है। अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने प्रेस को कभी प्योरली एक धंधा या बिजनेस नहीं माना था। उनके हिसाब से मीडिया को हमेशा एक सर्विस ओरिएंटेड और ट्रूथ ड्रिवन एंटरप्राइज होना चाहिए, जो डायरेक्टली सोसाइटी को अकाउंटेबल हो। सो जब आप अपने LLB या LLM आंसर्स में ना ये गांधीयन आइडियल मेंशन करते हैं, तो इट ऑटोमेटिकली शोज द एग्जामिनर दैट यू हैव अ रियली डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स कोर फिलॉसफी। Moving on to Section 2, Transparency and Media Accountability. आप इसको प्रैक्टिकल सेंस में देखते हैं। अगर मीडिया को अपना ट्रस्ट बनाए रखना है तो उन्हें बेसिकली कुछ कोर प्रिंसिपल्स पर चलना ही होगा। प्लेन एंड सिंपल, मीडिया को अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज और एडिटोरियल डिसीजंस को लेकर एकदम ओपन और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अगर गलती हुई है तो भाई ओपनली पब्लिक करेक्शंस और अपॉलॉजीज इशू करो। जब मीडिया पब्लिक क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली एक्सेप्ट करती है ना, सिर्फ तभी उनकी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी मेंटेन होती है। बिना ट्रांसपेरेंसी के पब्लिक ट्रस्ट बन ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। Now, examiners absolutely love analytical comparisons. तो इस डिफरेंस को ध्यान से समझिए। ट्रांसपेरेंसी आपका ट्रस्ट कैपिटल बढ़ाती है,
मतलब ये इंश्योर करती है कि मीडिया क्लियर और ओपन है। ऑन द फ्लिप साइड, अकाउंटेबिलिटी ये इंश्योर करती है कि पत्रकार आंसरेबल हैं, जो डायरेक्टली मीडिया पावर के मिसयूज को रोकती है। देखो, दोनों क्लोजली लिंक्ड हैं, एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। अगर दोनों मिसिंग हैं तो जर्नलिज्म इंस्टेंटली ओपेक, बायस्ड और मैनिपुलेटिव बन जाता है। Coming up on Section 3, Journalistic Ethics and Framework. तो हमने ट्रांसपेरेंसी तो समझ ली, पर ये आती कहाँ से है? इसे अचीव करने के लिए एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स का होना एब्सोल्युटली ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट्स किसी भी पत्रकार की प्रोफेशनल इंटेग्रिटी का बेस है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टर्म्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस और रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी। न्यूज़ नैरेटिव्स एकदम बैलेंस्ड होने चाहिए और रिपोर्ट करते वक्त ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना नॉन निगोशिएबल है। ये सब मिलकर प्रोफेशनल्स के लिए एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं। So how does this build chronologically? एथिक्स सिर्फ उस फाइनल न्यूज़ आर्टिकल तक लिमिटेड थोड़ी होते हैं, ये एक पूरा प्रोसेस फ्लो है। स्टेप 1, बिफोर रिपोर्टिंग। सबसे पहले फैक्ट्स और सोर्सेज को रिगरसली वेरीफाई करना। स्टेप 2, ड्यूरिंग रिपोर्टिंग। आपकी लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन अनबायस्ड। और फाइनली स्टेप 3, आफ्टर रिपोर्टिंग। अगर बाद में कोई नई इन्फॉर्मेशन आए या कोई एरर निकल आए तो करेक्शंस और फॉलोअप्स करना पड़ता है। इस क्रोनोलॉजी को रट लीजिए, एग्जाम्स के लिए याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। UGC नेट और LLM एस्पिरेंट्स, पे क्लोज अटेंशन, क्योंकि ये एक क्रूशियल एकेडमिक बाइनरी है। जर्नलिस्टिक एथिक्स के 2 की फंक्शंस होते हैं। नॉर्मेटिव फंक्शन हमें बताता है कि जर्नलिज्म आइडियली कैसा होना चाहिए, व्हाट इट ऑट टू बी। और रेगुलेटरी फंक्शन उन जर्नलिस्ट को प्रैक्टिकली लाइन में रखता है जब कोई स्ट्रिक्ट लीगल कंट्रोल अवेलेबल ना हो। बेसिकली ये एथिक्स ग्राउंड लेवल पे प्रोफेशनलिज्म और क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखते हैं। Let's look at Section 4, Self-Regulation in Media. यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। अगर गवर्नमेंट मीडिया पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल लॉज लगा दे तो डायरेक्टली प्रेस फ्रीडम खतरे में आ जाएगी, राइट? तो फिर इसे कंट्रोल कैसे करें? द आंसर इज सेल्फ रेगुलेशन। पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक मेजर अजम्पशन पर टिका है, और वो अजम्पशन ये है कि जर्नलिज्म प्रोफेशन के पास अपना खुद का एक मॉरल कॉन्शियसनेस है। ये सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म तभी काम करता है जब हम अज्यूम करें कि मीडिया प्रोफेशनल्स अपने आप एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट के टूवर्ड्स अनवेवरिंग कमिटमेंट दिखाएंगे। रियलिटी में हमारे पास गाइडलाइंस, ऑम्बुड्समैन और पीयर रिव्यूज जैसे मैकेनिज्म्स तो अवेलेबल हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ बहुत इनहेरेंट फ्लॉज भी हैं। ये कम्प्लीटली वॉलंटरी हैं, राइट? इनके रूल्स नॉन बाइंडिंग होते हैं। लीगल रेगुलेशंस के ऑपोजिट ये स्ट्रिक्ट रूल्स किसी कंपल्शन पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल कॉन्शियंस पर रिलाई करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जब लोग इन्हें आसानी से इग्नोर कर देते हैं तो अकाउंटेबिलिटी में मैसिव गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। Which brings us to Section 5, the crisis of commercialization. अब आते हैं रियल वर्ल्ड रियलिटी चेक पर। इतने वेल डिफाइंड एथिक्स होने के बाद भी मीडिया फ्रीक्वेंटली अपनी लाइन क्रॉस क्यों करती है? क्योंकि वहाँ हैवी कमर्शियल प्रेशर्स हैं। TRPs के लिए एक डेस्परेट रेस, व्यूअरशिप अट्रैक्ट करने के लिए एक्सट्रीम सेंसेशनलिज्म और ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मीडिया को बायस की तरफ धकेलते हैं। और इसका डेंजरस आउटकम क्या है? डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग और आजकल का सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक इशू, ट्रायल बाय मीडिया। बेसिकली प्रॉफिट के चक्कर में पब्लिक इंटरेस्ट पूरी तरह निग्लेक्ट हो जाता है। आज हम एक मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट देख रहे हैं, एंड लेट मी टेल यू, ये एग्जैक्ट एनालिटिकल लैंग्वेज अगर आप अपने UGC नेट के पेपर में यूज करेंगे ना, आपको बहुत हाई मार्क्स मिलेंगे। मीडिया अब अपने ट्रेडिशनल पब्लिक सर्विस मॉडल से शिफ्ट होकर पूरी तरह एक मार्केट ड्रिवन मॉडल बन चुकी है। पहले ये डीपली सोशली अकाउंटेबल एंटरप्राइज थी, पर अब ये एक कमोडिटी बन चुकी है जहां न्यूज़ को एक्सक्लूसिवली प्रॉफिट और व्यूअरशिप मैक्सिमाइज करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो एक टेंशन क्रिएट हो गई है। एक तरफ तो हमारी एथिकल एक्सपेक्टेशंस है कि मीडिया ट्रूथ, फेयरनेस और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करे, पर दूसरी तरफ इंटेंस इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं। रेवेन्यू जनरेट करना है, इन्फ्लुएंस मेंटेन करना है और न्यूज़ को एक्सट्रीम स्पीड के साथ डिलीवर करना है। ये टेंशन एग्जैक्टली ये दिखाता है कि आज के टाइम में जो एथिकल लैप्सेस होते हैं वो रैंडम या एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि इस नए मीडिया इकोसिस्टम का एक डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बन चुके हैं। Let's wrap it up with Section 6, Quick Revision Summary. Alright, time to consolidate everything we've talked about today. मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी फाइनल एग्जाम प्रेप के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान से नोट कर लें। ये कीवर्ड्स आपके लॉन्ग आंसर्स को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर देंगे। स्टार्ट विद अ कॉन्सेप्ट, अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियल्स, फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वाले ट्रस्ट पिलर्स,
एथिक्स की क्रोनोलॉजी बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर रिपोर्टिंग, नॉर्मेटिव वर्सेस रेगुलेटरी फंक्शंस जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा, सेल्फ रेगुलेशन के उन गैप्स को हाईलाइट करें जहां कॉन्शियस फेल हो जाती है, और एंड में क्लियरली शो करें कि कैसे मार्केट ड्रिवन मॉडल आज ट्रूथ से ज़्यादा टीआरपी को प्रायोरिटाइज कर रहा है। मैं आपको इस एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट दिस। क्या सच में मॉडर्न जर्नलिज्म टीआरपीज की रेस और एब्सोल्यूट ट्रूथ की तलाश के बीच के इस टेंशन को सर्वाइव कर पाएगा? इस क्वेश्चन पर थोड़ा डीप विचार कीजिए और इस लेवल के एनालिसिस को अपने एग्जाम आंसर्स में रिफ्लेक्ट होने दीजिए। आई रियली होप आज का ये लेक्चर आपकी प्रेप में काफी हेल्पफुल रहा होगा। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। Welcome to Ganga Education, Issues with Journalism in India. Hello everyone, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन जर्नलिज्म का स्ट्रक्चरल क्राइसिस। अगर आप LLB, LLM या UGC नेट लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑनेस्टली ये टॉपिक आपके लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। हाई स्कोरिंग होने के साथ साथ एक लीगल पर्सपेक्टिव से फ्री स्पीच और रेगुलेशन के बीच का बैलेंस समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कॉम्प्लेक्स इशू को इजीली ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आइडियल वर्सेस रियलिटी से, फिर देखेंगे एथिकल इरोशन एंड बायस, उसके बाद फ्री स्पीच वर्सेस रेगुलेशन, फिर हम कवर करेंगे टीआरपी क्राइसिस, एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल सिंथेसिस और एंड में एक क्विक एग्जाम रिविजन। ये एग्जैक्टली वही ब्लूप्रिंट है जो आपको अपने एग्जाम आंसर स्ट्रक्चर करने के लिए यूज करना है। Section 1. Ideal versus reality. The constitutional framework. जर्नलिज्म को हमेशा से डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना गया है और एग्जाम के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ है आर्टिकल 19(1)(a) यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक आइडियल दुनिया में ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इंश्योर करता है कि मीडिया पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करे, लेकिन रियलिटी में आज का मीडिया ग्राउंड लेवल पर सिवियर स्ट्रक्चरल और एथिकल चैलेंजेस फेस कर रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सपेक्ट करता है और जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है उसके बीच का गैप लिटरली हर दिन बढ़ता जा रहा है। Section 2. Ethical erosion and bias. The fall of professional standards. अब देखते हैं कि एक्चुअली ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स गिर कैसे रहे हैं। इसके कुछ क्लियर सिम्टम्स हैं, जैसे पेड न्यूज़, जहां पॉलिटिकल या मॉनेटरी गेन के लिए न्यूज़ डिज़ाइन होती है। फिर फेक न्यूज़ और मिसइन्फॉर्मेशन का इतनी तेज़ी से स्प्रेड होना, छोटी छोटी बातों का सेंसेशनलिज्म करना और मिसलीडिंग क्लिकबेट हेडलाइंस यूज़ करना तो अब डेली का रूटीन बन चुका है, राइट? इसके अलावा प्राइवेसी ब्रीच करना और सिलेक्टिव फैक्ट्स प्रेजेंट करना, ये सब क्लियर एविडेंस है कि कैसे मार्केट इंसेंटिव्स अब एथिकली सही होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जिससे लॉन्ग टर्म पब्लिक ट्रस्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहा है। बेसिकली यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। पहले हमारा मॉडल ट्रूथ सेंट्रिक था, यानी पूरा फोकस फैक्चुअल रिपोर्टिंग और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पर होता था, लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। अब हम प्रॉफिट सेंट्रिक जर्नलिज्म देख रहे हैं। ये शिफ्ट पूरी तरह से मार्केट इंसेंटिव्स, अटेंशन ग्रैब करने और कमर्शलाइजेशन से ड्रिवन है। इस कमर्शलाइजेशन ने एडिटोरियल इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से वीकन कर दिया है। इस बायस रिपोर्टिंग के एक्चुअल एलिमेंट्स क्या हैं? चलिए समझते हैं। वन साइडेड नैरेटिव्स पुश करना, बिना किसी ड्यू प्रोसेस के मीडिया ट्रायल्स रन करना और इंस्टीट्यूशन से अपना फायदा निकालने के लिए लॉबिंग करना। इसके साथ ही ब्लैकमेलिंग, मैनिपुलेशन और प्रॉपर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाना। देखिए, एग्जाम्स में ये पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं, क्योंकि ये हाईलाइट करते हैं कि कैसे मीडिया ट्रायल्स और पार्टिसनशिप ने जर्नलिज्म को इन्फॉर्मेशन देने के बजाय एक टूल ऑफ इन्फ्लुएंस बना दिया है, और इसका सीधा रिजल्ट है सोसाइटी में एक्सट्रीम पोलराइजेशन। Section 3. Free speech versus regulation. The normative dilemma. अब अपने एग्जाम आंसर्स में ये कीवर्ड जरूर यूज करिएगा, नॉर्मेटिव डिलेमा। ये रेगुलेटरी डिलेमा आखिर है क्या? इमेजिन कीजिए, एक तरफ है एक्सेसिव रेगुलेशन। अगर लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए तो प्रेस फ्रीडम डायरेक्टली खतरे में आ जाएगी और गवर्नमेंट की आलोचना करने वाली आवाजें चुप हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ है वीक सेल्फ रेगुलेशन। जब मीडिया खुद को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करता तो हैबिचुअल वायोलेशंस होते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स और गिरते हैं और पब्लिक कॉन्फिडेंस कंप्लीटली क्रैश हो जाता है। मीडिया की इसी हैबिचुअल मनमानी ने स्ट्रिक्ट रूल्स की डिमांड को ट्रिगर किया है। तो इस डिलेमा के बीच एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सवाल उठता है। Should India move towards a hybrid model combining self-regulation with statutory oversight? मैं चाहता हूं कि आप सब इस बारे में थोड़ा एनालिटिकली सोचें। एक ऐसी अप्रोच जिसमें डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स भी सेफ रहें और मीडिया की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो। आपको डेफिनेटली अपने पेपर्स में इस डिबेट को एड्रेस करना चाहिए। Section 4. The TRP manipulation crisis. Commercialization and corruption. अब बात करते हैं टीआरपी की, यानी टारगेट रेटिंग पॉइंट्स।
ये बेसिकली एक सिंपल मेट्रिक है जो व्यूअरशिप पैटर्न्स को मेजर करता है और इसी के बेसिस पर किसी चैनल का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और उसकी मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, रेटिंग डिवाइसेस को टैंपर करके टीआरपी को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने के सिवियर एलिगेशन सामने आए। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ओवर कमर्शलाइजेशन न्यूज़ की क्वालिटी को ड्रास्टिकली और परमानेंटली रूइन कर देता है। ये टीआरपी विशियस साइकिल एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट करता है, आइए इसको स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज करते हैं। स्टेप 1, आर्टिफिशियल तरीके से हायर टीआरपीज जनरेट की जाती हैं। स्टेप 2, इन्हीं इन्फ्लेटेड नंबर्स से चैनल्स को सिग्निफिकेंटली हायर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मिलता है। स्टेप 3, ये जो एक्स्ट्रा पैसा आता है इसको वापस से और ज्यादा सेंसेशनल और पोलराइजिंग कंटेंट बनाने में लगा दिया जाता है। एंड फाइनली स्टेप 4, इसका नतीजा होता है एक और भी बड़ा एथिकल कॉम्प्रोमाइज। तो यू सी, इकोनॉमिक्स लिटरली एथिक्स के डाउनफॉल को फंड कर रही है। Section 5, Structural Synthesis, Interconnected Challenges. अब इन सब को सिंथेसाइज करते हैं। ये कोर स्ट्रक्चरल इश्यूज कोई अलग अलग आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये एक्चुअली एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम फेलियर है। एथिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मीडिया का वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग सेल्फ रेगुलेशन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और ऊपर से शिफ्टिंग डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम ने कंपटीशन इतना बढ़ा दिया है कि ओवरऑल पब्लिक क्रेडिबिलिटी में एक ड्रास्टिक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। Section 6, Quick Exam Revision, Exam Ready Blueprint. ऑलराइट, अब टाइम है हमारे हाई यील्ड रैपिड फायर रिवीजन का। इस ब्लूप्रिंट को याद कर लीजिए। फर्स्ट, जर्नलिज्म आर्टिकल 19(1)(a) पर ग्राउंडेड है पर करंटली एक डीप एथिकल क्राइसिस फेस कर रहा है। सेकंड, ट्रूथ सेंट्रिक मीडिया से प्रॉफिट सेंट्रिक मीडिया की तरफ एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। थर्ड, टीआरपी मैनिपुलेशन ने सेंसेशनलिज्म का एक फिशियस साइकिल क्रिएट कर दिया है। फोर्थ, क्योंकि प्योरली सेल्फ रेगुलेशन फेल हो रहा है, एक हाइब्रिड स्टैट्यूटरी मॉडल की डिबेट बहुत स्ट्रांग है। और फिफ्थ, अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि फ्रीडम को गांधीयन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस किया जाए। ये फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो टॉप मार्क्स मिलना गारंटीड है। तो एंड में आप सबके लिए एक बड़ा सवाल, क्या बिना किसी स्ट्रिक्ट लॉज के जर्नलिज्म कभी वापस अपने फाउंडेशनल पर्पस यानी सच में पब्लिक सर्विस और अकाउंटेबिलिटी पर लौट सकता है? इस पर जरूर सोचना। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। वेलकम टू गंगा एजुकेशन, रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन यूएसए इन जर्नलिज्म। आज का ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से लिटरली एक गेम चेंजर है। हम एक ऐसी हिस्ट्री डाइव लेने वाले हैं जो डायरेक्टली आपके एलएलबी, एलएलएम और यूजीसी नेट सिलेबस को हिट करती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू दिस और समझते हैं कि कैसे जर्नलिज्म अपने सबसे डार्क फेज से निकलकर एक एथिकल प्रोफेशन बना। हमारा आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर और स्ट्रिक्टली सिलेबस ओरिएंटेड है। हम स्टार्ट करेंगे द येलो जर्नलिज्म एरा से, फिर द कैंपेन फॉर रिफॉर्म्स, उसके बाद 1922 और 1947 के क्रूशियल कमीशंस, देन मॉडर्न एरा में इसकी रेलेवेंस और आखिर में क्विक एग्जाम रिविजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Section 1, The Yellow Journalism Era, The Pollution of Democratic Discourse। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी के उस विलन से मिलते हैं जिसने लेट 19th सेंचुरी अमेरिका में मीडिया को पूरी तरह से पोल्यूट कर दिया था। तो ये येलो जर्नलिज्म आखिर था क्या? 1890s का एक ऐसा फेज जहां सेंसेशनलिज्म अपनी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पर था। बेसिकली यहाँ दो मेजर प्लेयर्स थे, जोसेफ पुलिट्जर अपने न्यूयॉर्क वर्ल्ड के साथ और विलियम रैंडॉल्फ हर्स्ट अपने न्यूयॉर्क जर्नल के साथ। इन दोनों के बीच ना एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा था। ज्यादा से ज्यादा अखबार बेचने की इस क्रेजी रेस में उन्होंने सच्चाई को लिटरली साइड में उठा के रख दिया। अब इस फेज का इम्पैक्ट क्या हुआ? उन्होंने क्राइम, स्कैंडल्स और ड्रामेटिक इलस्ट्रेशंस को इतना ओवर एम्फसाइज किया कि न्यूज का पूरी तरह से कमर्शलाइजेशन हो गया। प्रॉफिट बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रूथ। इससे पब्लिक ओपिनियन मिसइन्फॉर्म हुआ और डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स बुरी तरह पोल्यूट हो गया। इस एरा ने क्लियरली दिखा दिया कि एक अनकंट्रोल्ड प्रेस कितनी डेंजरस हो सकती है। ये एग्जैक्टली वही कंसर्न्स थे जो बाद में महात्मा गांधी ने भी रेस किए थे। Section 2, The Campaign for Reforms, The Rise of Ethical Consciousness। अब जब सेंसेशनलिज्म इतनी पीक पर था तो सोसाइटी चुप तो बैठने वाली थी नहीं, राइट? यहां से हमारा रिफॉर्म और सोल्यूशन फेज स्टार्ट होता है। यहाँ एक मैसिव कंसेप्चुअल शिफ्ट आया जर्नलिज्म के अंदर। मार्केट ड्रिवन मॉडल से, जहां सिर्फ प्रॉफिट और अनरेगुलेटेड फ्रीडम चलती थी, प्रेस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन मॉडल की तरफ शिफ्ट किया गया। इंटेलेक्चुअल्स और सिविल सोसाइटी ने मिलकर ये क्लियर किया कि जर्नलिज्म कोई नॉर्मल धंधा नहीं है, इट्स अ पब्लिक सर्विस प्रोफेशन, और इसलिए एथिकल सेल्फ रेगुलेशन एब्सोल्युटली क्रूशल है।
ये जो टाइमलाइन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके यूजीसी नेट और लॉ एग्जाम्स के लिए एब्सोल्यूट मस्ट मेमोराइज है। 1890s में आपका येलो जर्नलिज्म, फिर उसको फिक्स करने के लिए 1922 में ASNA कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म आए, उसके बाद 1947 में द हचिन्स कमीशन और फाइनली 1975 में स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। इस ऑर्डर को अपने माइंड में एकदम लॉक कर लीजिए। Moving on to Section 3, Canons of Journalism 1922, Institutionalizing Ethics. अब देखते हैं कि ये सारी बातें ग्राउंड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट हुई। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट बहुत हाई यील्ड है। यूएस मीडिया हिस्ट्री का सबसे पहला मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स यानी ASNE ने 1922 में कुछ एथिकल कोड्स अडॉप्ट किए। इनका मेन गोल क्या था? जर्नलिज्म को एक प्रॉपर प्रोफेशन बनाना और पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म एथिकल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना। ASNE ने टोटल 6 कोर प्रिंसिपल्स दिए थे। फटाफट इनको समझते हैं। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करना। दूसरा, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये ज़रूरी है पर एब्सोल्यूट नहीं है। तीसरा, इंडिपेंडेंस, हर एक्सटर्नल प्रेशर से फ्री रहना। चौथा, ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, जो कि ऑब्वियस है। पांचवा, इम्पार्शियलिटी, मतलब कंप्लीटली अनबायस्ड रहना। और छठा, फेयर प्ले, यानी इंडिविजुअल राइट्स की रिस्पेक्ट करना। ये 6 पिलर्स प्रेस को एक सच्चा वॉचडॉग बनने में हेल्प करते हैं। Alright, Section 4, the Hutchins Commission 1947 Philosophical Foundation. 1922 के codes आने के बाद आती है एक बहुत बड़ी philosophical evolution. द हचिन्स कमीशन ने ट्रूली एग्जामिन किया कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्रेस का एक्चुअल रोल होना क्या चाहिए। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अगर मीडिया ओनरशिप सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होगी तो इसका कितना खतरनाक इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि पब्लिक तक फैक्ट्स बिल्कुल ट्रूथफुल और कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पहुंचने चाहिए और उसमें डाइवर्स व्यू पॉइंट्स का आना बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट, फ्रीडम ऑफ प्रेस अकेले नहीं आती, इट कम्स विद हेवी सोशल ऑब्लिगेशंस। अब इस थ्योरी पर जरा एक्स्ट्रा टेंशन देना, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन बनता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी ऑफ द प्रेस द हचिन्स कमीशन से निकल कर आई। ये थ्योरी लिटरली ये कहती है कि प्रेस फ्रीडम अपने आप में कोई एंड गोल नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक गुड अचीव करने का एक टूल है। प्रेस को सोसाइटी की भलाई के लिए काम करना चाहिए विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांधी जी ने अपने टाइम पर इन्विजन किया था। Section 5, Relevance in Modern Era, the Digital Age Context. हमने पूरी history or theories cover कर ली, but so what? Why does this even matter today? Let's connect the dots to our current digital media landscape. आप ही बताइए, आज के जो प्राइम टाइम TRP बैटल्स हैं, क्या वो आपको 1890s के न्यूज़पेपर वॉर्स की याद नहीं दिलाते? आज के टाइम पर येलो जर्नलिज्म ने बस एक नया डिजिटल रूप ले लिया है। वो क्लिकबेट हेडलाइंस, इंटरनेट पर घूमने वाली फेक न्यूज़ या TRP ड्रिवन सेंसेशनल कंटेंट जहां फैक्ट से ज़्यादा आपके इमोशंस को टारगेट किया जाता है, ये सब एग्जैक्टली वही तो है। हिस्ट्री इज लिटरली रिपीटिंग इटसेल्फ गाइस। अगर आप LLB, LLM या नेट एग्जाम में एक लॉन्ग एनालिटिकल आंसर लिख रहे हैं तो ये प्रोग्रेशन टेबल आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है जो क्लियर हिस्ट्री दिखाता है। पहले सेंसेशनल और अनरेगुलेटेड एरा, फिर उसके अगेंस्ट रिफॉर्म मूवमेंट, उसके बाद कोड्स एंड कमीशंस के थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और फाइनली आज का प्रोफेशनल और सोशली रिस्पॉन्सिबल मॉडर्न जर्नलिज्म। जस्ट यूज दिस स्ट्रक्चर और आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। Section 6, Quick Exam Revision. Okay, let's pump up the energy now. हमने अब तक जो भी पढ़ा है, let's lock it into our brains with a rapid fire recap. क्विकली अपने नोट्स चेक कीजिए। नंबर 1, 1890s में आया येलो जर्नलिज्म विद जोसेफ पुलित्जर एंड विलियम रैंडॉल्फ हर्स्ट। नंबर 2, इसकी प्रॉब्लम थी सेंसेशनलिज्म और कमर्शलाइजेशन, जिसने पूरे डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को बिगाड़ दिया। नंबर 3, इसका सोल्यूशन आया 1922 के ASNE कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म में अपनी 6 कोर प्रिंसिपल्स के साथ। एंड फाइनली नंबर 4, 1947 का हचिन्स कमीशन, जिसने हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी ऑफ द प्रेस दी। मैं सजेस्ट करूंगा आप इस समरी का एक क्विक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो जाते जाते मैं आपको इस एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज के डिजिटल एज में जहां हम सबके पास एक प्लेटफॉर्म है, तो क्या प्रेस फ्रीडम का मतलब एब्सोल्यूट राइट टू पब्लिश एनीथिंग है, या फिर सच्चाई और सोसाइटी के प्रति एक अनब्रेकेबल सोशल ऑब्लिगेशन है? इस पर जरूर सोचिए। For more such law lectures, subscribe to Ganga Education. Welcome to Ganga Education, Acts and Agencies Regulating Journalism in India. Hello everyone. आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंडियन मीडिया के कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कंप्लीटली डीकोड करेंगे।
अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिटरली एक मेक और ब्रेक टॉपिक है, स्पेशली अगर आप LLB, LLM या UGC नेट लॉट टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के लेट्स डाइव राइट इन और इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। क्विकली देख लेते हैं हमारा आज का एजेंडा। फर्स्ट, मीडिया रेगुलेशन का एक सॉलिड इंट्रोडक्शन। सेकंड, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। थर्ड, NBSA। फोर्थ, हमारा केबल टीवी एक्ट। फिर हम समझेंगे इंडियाज यूनिक हाइब्रिड मॉडल और बिल टू लैंड में आपके एग्जाम्स के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन समरी। All right, let's start with Section 1, Media Regulation. An overview. इंडिया में मीडिया पर उन अथॉरिटेरियन कंट्रीज जैसा स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल नहीं है, बल्कि इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल अ डेलिकेट बैलेंस। मतलब मीडिया आज़ाद भी हो और साथ ही साथ जिम्मेदार भी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस और अकाउंटेबिलिटी को हार्मोनाइज करने के लिए हम सेल्फ रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी ओवरसाइट, इन दोनों का एक मिक्स यूज करते हैं। एक ऐसी आज़ादी चाहिए हमें जो सोसाइटी और पब्लिक इंटरेस्ट को बिल्ड करे, उन्हें डिस्ट्रॉय ना करे। Moving right along to Section 2, Press Council of India, generally known as the guardian of print media. सो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स लीगली और एथिकली कैसे ऑपरेट करेंगे, इसकी प्राइमरी जिम्मेदारी PCI पर होती है। अब ये एग्जैक्ट कोड ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स में डेफिनेटली हाईलाइट कर लीजिए। द PCI एक्ट्स एज अ वॉचडॉग ऑफ द प्रेस, फॉर द प्रेस एंड बाय द प्रेस। ट्रस्ट मी, LLB और UGC नेट एग्जाम्स में ये डायरेक्ट कोड कई बार पूछा जाता है। बेसिकली PCI एक स्टैट्यूटरी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसे एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था। तो चलिए देखते हैं इसके कोर फीचर्स क्या है। PCI प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन पर ऑपरेट करता है। इसका मेन काम है प्रेस फ्रीडम को सेफगार्ड करना और टॉप नॉच जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। यह स्पेसिफिक नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट इशू करता है जो न्यूज़पेपर्स के लिए एक एथिकल गाइडलाइन की तरह काम करते हैं। और अगर प्रिंट मीडिया के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है ना, तो उसको एजुकेट भी यही करता है। इट्स एन एब्सोल्युटली क्रूशियल बॉडी फॉर एथिकल गाइडेंस। लेकिन यहां एक कैच है। एज एन एनालिटिकल लॉ स्टूडेंट आपको इसकी सबसे बड़ी वीकनेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इनके पास प्यूनिटिव पावर्स लिटरली जीरो हैं, मीनिंग ये ना तो किसी पर फाइन इंपोज कर सकते हैं और ना ही किसी को जेल भेज सकते हैं। ये सिर्फ एक वार्निंग दे सकते हैं, सेंशर कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अपॉलॉजीज और करेक्शंस डायरेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक मॉरल अथॉरिटी की तरह एक्ट करते हैं, कोई कोअर्सिव रेगुलेटर नहीं। नेक्स्ट अप इज सेक्शन 3, NBSA, ब्रॉडकास्ट सेल्फ रेगुलेशन। अब आप जरूर सोच रहे होंगे प्रिंट मीडिया तो PCI संभाल लेता है, पर टेलीविजन न्यूज़ कैसे रेगुलेट होती है? यहीं पर NBSA पिक्चर में आता है। NBSA एक कंप्लीटली नॉन गवर्नमेंटल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो एक्सक्लूसिवली टीवी न्यूज़ चैनल्स को ओवरसी करती है। अपने एग्जाम नोट्स के लिए इस पॉइंट को डबल स्टार कर लीजिए। इसे हमेशा एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हेड करते हैं। इस पैनल में सिविल सोसाइटी और मीडिया प्रोफेशनल्स दोनों का मिक्स होता है और ये अपना एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं। एंड हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। आपको याद है PCI के पास फाइन लगाने की पावर बिल्कुल नहीं थी। NSCBS एक्चुअली हैज टीथ। ये एरोइंग न्यूज चैनल्स पर डायरेक्ट 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी फाइन इंपोज कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल पेनल्टी उन्हें अनएथिकल जर्नलिज्म के अगेंस्ट एक मच स्ट्रॉन्गर डिटरेंट बनाती है। ऑफ कोर्स NBSA की भी अपनी कुछ सीरियस लिमिटेशंस हैं। UGC नेट एनालिसिस के हिसाब से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि NBSA की मेंबरशिप स्ट्रिक्टली वॉलंटरी है, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सिलेक्टिव रह जाता है। सिंपली पुट, जो चैनल्स इसके मेंबर्स ही नहीं हैं, उन पर NBSA का कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, तो इनका एनफोर्समेंट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा पार्शियल रह जाता है। Let's shift gears now to Section 4, Cable Television Networks Regulation Act, यानी statutory control. अब तक हमने सिर्फ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज देखी, पर यहां से ना डायरेक्ट गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कंट्रोल का रोल शुरू होता है। इस एक्ट को सीधा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एडमिनिस्टर करती है। INB मिनिस्ट्री 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड्स लेकर आती है, प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजिंग कोड। अगर किसी भी चैनल को लाइसेंस चाहिए तो इन कोड्स का मैंडेटरी कंप्लायंस उनके लिए एक प्री कंडीशन बन जाता है। यह सिस्टम ब्रॉडकास्टर्स की एक स्ट्रिक्ट लीगल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। तो अब देखते हैं कि INB मिनिस्ट्री एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप एक्शन कैसे लेती है। ये एक प्रॉपर रेगुलेटरी एस्केलेशन प्रोसेस है। स्टेप 1, पहले एडवाइजरीज इशू की जाती हैं अगर कोई वायलेशन नोटिस होता है। स्टेप 2, अगर चैनल फिर भी इग्नोर करता है तो फॉर्मल वार्निंग्स मिलती हैं। और फाइनली स्टेप 3, अगर मामला सच में सीरियस हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है जिसमें चैनल की ब्रॉडकास्टिंग को टेम्पररी सस्पेंड या परमानेंटली बैन भी किया जा सकता है। Now, what's genuinely fascinating here is the completely dual-edged nature of the statutory control.
एक तरफ ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करके चैनल्स की डायरेक्ट लीगल अकाउंटेबिलिटी तय करता है, लेकिन दूसरी तरफ देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ स्टेट मिसयूज एंड ओवर रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट ज्यादा ओवर रेगुलेट करेगी तो वो फ्री प्रेस को दबा सकती है। सो इट्स अ वेरी टाइट रोप वॉक। That brings us to Section 5, India's hybrid model, blending autonomy and law. अब तक हमने जो भी आइसोलेटेड बॉडीज पढ़ी हैं उनको एकदम क्लियर पिक्चर में सिंथेसाइज करते हैं। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्पेसिफिक ब्रेकडाउन को ध्यान से मेमोराइज कर लें। ये एग्जाम आंसर स्ट्रक्चर करने के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। हमारा हाइब्रिड मॉडल इसेंशियली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है सेल्फ रेगुलेशन, जिसमें पीसीआई और एनबीएसए आते हैं। इनका नेचर एथिकल और लार्जली वॉलंटरी होता है। और दूसरा है स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, जिसमें केबल टीवी एक्ट और आईएनबी मिनिस्ट्री आते हैं। इनका नेचर स्ट्रिक्टली लीगल और कंप्लीटली एनफोर्सेबल होता है। So what does this all mean? The ultimate goal here is to harmonize press freedom with social responsibility and public interest. असली चैलेंज इसी मिडिल ग्राउंड को ढूंढने में है, हम चाहते हैं कि ना तो वीक रेगुलेशन की वजह से एथिकल वायलेशंस चेक के बाहर चले जाएं और ना ही एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल की वजह से हमारी डेमोक्रेटिक प्रेस फ्रीडम सप्रेस हो। All right, time for Section 6, Quick Revision Summary. Okay class, let's keep the energy super high for this recap. ये बोल्ड कीवर्ड्स आपको अपने सब्जेक्टिव आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दोनों में मैसिव हेल्प करेंगे। ध्यान रखना, इंडिया का रेगुलेटरी मॉडल हाइब्रिड है। पीसीआई स्पेसिफिकली प्रिंट मीडिया के लिए है। ये एक स्टैट्यूटरी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, पर इसके पास नो प्यूनिटिव पावर। एनबीएसए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है, वॉलंटरी है, लेकिन इसके पास 1 लाख फाइन लगाने की पावर है। और लास्टली केबल टीवी एक्ट 1995, ये स्टैट्यूटरी ब्रॉडकास्ट कंट्रोल है अंडर द आईएनबी मिनिस्ट्री, जिसमें स्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोड्स आते हैं। लेक्चर रैप अप करने से पहले मैं आपको ऐसे काफी प्रोवोकेटिव क्वेश्चन के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इज इंडियाज मीडिया ओवर रेगुलेटेड बाय द स्टेट और इज इट अंडर अकाउंटेबल ड्यू टू वीक सेल्फ रेगुलेशन? आपको क्या लगता है? अपनी एनालिटिकल थिंकिंग यूज कीजिए और इस पर थोड़ा विचार कीजिए, बिकॉज ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग आपको एग्जाम्स में फॉर श्योर एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगी। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। Welcome to Ganga Education, Media Regulation in India. Hello everyone. So आज हम एक बहुत ही crucial topic cover करने वाले हैं, especially if you're preparing for your LLB, LLM या UGC Net Law exams. Topic है Media Regulation in India, Issues and Reforms. Let's dive right into it. Basically, इस lecture में हम समझेंगे कि constitutional frameworks के अंदर press freedom और accountability के बीच एक balance कैसे बनाया जाता है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को लिटरली क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं तो यू आर एब्सोल्युटली इन द राइट प्लेस। आज के इस मास्टर क्लास का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड रखा है हमने। हम इस टॉपिक को 6 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, फिर फेलियर्स ऑफ द करंट आर्किटेक्चर, डिक्लाइनिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, द वे फॉरवर्ड एंड रिफॉर्म्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट गांधीयन एथिकल रिमाइंडर और आखिर में ऑफ कोर्स क्विक एग्जाम रिविजन। लेट्स गो। All right, let's kick things off with Section 1, Introduction and Definition. यहाँ हम इस टॉपिक का बेसिक लीगल और थियोरेटिकल फाउंडेशन एस्टैब्लिश करेंगे। Now, what's really interesting here is the exact definition of our framework. एग्जाम्स में सीधा पूछा जा सकता है कि इंडिया का मीडिया रेगुलेशन फ्रेमवर्क एग्जैक्टली क्या है। तो आपको याद रखना है कि इट्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सिस्टम मोस्टली सेल्फ रेगुलेशन पर बेस्ड होता है, सप्लीमेंटेड बाय लिमिटेड स्टैट्यूटरी कंट्रोल। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि मीडिया मोस्टली अपने एथिक्स और रूल्स खुद डिसाइड करती है। लॉ सिर्फ तभी इंटरफेयर करता है जब स्ट्रिक्टली नेसेसरी हो। इट्स बेसिकली अ मैकेनिज्म जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलते हैं। थ्योरी और डेफिनेशन तो हमने समझ ली, राइट? लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? लेट्स मूव टू सेक्शन 2, फेलियर्स ऑफ करंट आर्किटेक्चर। So, the crucial point here is that the current architecture, well, it's kind of failing in several ways. और ये 3 मेन स्ट्रक्चरल वीकनेसेस आपको एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ, इनइफेक्टिवनेस। फेक न्यूज़, बायस रिपोर्टिंग और सेंसेशनलिज्म को रोकने में हमारा करंट सिस्टम कंप्लीटली फेल हो रहा है। सेकेंडली, लैक ऑफ इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन। देखिए, इंक्रीजिंग कमर्शलाइजेशन और इस क्रेजी टीआरपी रेस की वजह से मीडिया का इंटरनल मॉरल कंपस बिल्कुल वीक हो गया है। और थर्डली, सिंपल सी बात है, जब मॉरल कंपस वीक होता है तो पब्लिक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी ड्रामेटिकली डिक्लाइन होती है। And this brilliantly illustrates the absolute root cause of the whole problem, compliance deficit. ये literally एक gold mine keyword है आपके एग्जाम्स के लिए, पर इसका exactly मतलब क्या है? देखिए,
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI या NBSA जैसी बॉडीज बनाई तो गई हैं, पर उनके पास स्ट्रॉन्ग प्यूनिटिव पावर्स नहीं है। सजा देने की कोई रियल ताकत नहीं है। ये बॉडीज सिर्फ मोरल अथॉरिटी पर ऑपरेट करती हैं, लीगल एनफोर्सिबिलिटी पर नहीं। ये वार्निंग्स दे सकती हैं, पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस नो वे। इसलिए रूल्स तो ऑन पेपर एग्जिस्ट करते हैं, पर उनका इफेक्टिव कंप्लायंस यानी रियल वर्ल्ड पालन नहीं होता। इस कंप्लायंस डेफिसिट का सोसाइटी पर एग्जैक्टली क्या असर पड़ता है? दैट ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 3, डिक्लाइनिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मीडिया एंड सोसाइटी। यू सी, किसी भी डेमोक्रेसी में मीडिया और सिटीजन्स के बीच एक इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से समझिए। मीडिया का रोल क्या है? ट्रूथफुल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बदले में सिटीजन्स का रोल है मीडिया को अपना ट्रस्ट और लेजिटिमेसी देना। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। पर जब मीडिया फेक न्यूज़ या सेंसेशनलिज्म के थ्रू अनएथिकल जर्नलिज्म करती है, तो ये क्रूशियल कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिकली टूट जाता है। और अगर मीडिया अपना ट्रस्ट खो देगी, तो ऑब्वियसली वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के रूप में अपनी लेजिटिमेसी भी खो देगी। ऑलराइट, प्रॉब्लम का क्रिटिकल एनालिसिस तो हमने कर लिया, लेकिन लॉ स्टूडेंट्स होने के नाते वी रियली नीड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। लेट्स लुक एट सेक्शन 4, वे फॉरवर्ड एंड रिफॉर्म्स। यहाँ ना हमें एक परफेक्ट एनालिटिकल बैलेंस मेंटेन करना होगा। एग्जाम के कंक्लूजन के लिए ये पार्ट लिटरली सबसे क्रिटिकल है। देखिए, अगर एक्सेसिव रेगुलेशंस हो गए, यानी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल आ गया, तो प्रेस फ्रीडम खत्म हो जाएगी, विच इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, अगर वीक रेगुलेशन होगी, जैसा अभी हो रहा है, तो एथिकल कोलैप्स हो जाएगा। सो द बिगेस्ट टेक अवे हियर इज दैट हमें एक हाईली बैलेंस्ड रेगुलेटरी मॉडल चाहिए। एक ऐसा मॉडल जिसमें मेजर्ड पनिटिव पावर्स तो हों, बट फ्री स्पीच को डिस्ट्रॉय किए बिना। इट्स ऑल अबाउट दैट स्वीट स्पॉट। तो इन रिफॉर्म्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए? वेल, आप इन 4 पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स में डेफिनेटली लिख लीजिए। फर्स्ट, बॉडीज लाइक एडिटर्स गिल्ड, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और PCI को नेशनल लेवल पर स्ट्रक्चर्ड डिबेट्स इनिशिएट करनी चाहिए, ताकि रियल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए जा सकें। सेकेंड, आर्टिकल 19(2) के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, पर स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी के साथ। थर्ड, इंटरनल एथिकल सेल्फ रेगुलेशन को एक डेली प्रोफेशनल कल्चर बनाना होगा, सिर्फ एक फॉर्मल बुक ऑफ गाइडलाइंस बनाकर छोड़ नहीं देना है। और फोर्थ, ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और फेयरनेस के थ्रू पब्लिक ट्रस्ट को हर हाल में वापस रिस्टोर करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सेल्फ रेगुलेशन फेल होता रहा तो एक्चुअल में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यूके का द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड फोन हैकिंग स्कैंडल एक एब्सोल्युटली परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये ब्यूटीफुली डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि जब मीडिया अपना एथिकल सेल्फ रेगुलेशन कंप्लीटली फेल कर देती है, तो पब्लिक आउटरीच इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट को मजबूरन स्ट्रिक्टर स्टैट्यूटरी रेगुलेशन लानी ही पड़ती है। अगर टाइम पर इंटरनल रिफॉर्म्स और इंट्रोस्पेक्शन नहीं हुए, तो इंडियन मीडिया रिस्क्स द एग्जैक्ट सेम ट्रेजेक्ट्री। मूविंग ऑन, अपने एसेस को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल एज देने के लिए लेट्स जंप टू सेक्शन 5, द गांधीयन एथिकल रिमाइंडर। एग्जाम्स में स्ट्रॉन्ग कोट्स यूज करना हमेशा आपके मार्क्स बूस्ट करता है। महात्मा गांधी जी ने जर्नलिज्म पर एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन दिया था, अनकंट्रोल्ड पेन सर्व्स बट टू डिस्ट्रॉय। यानी एक ऐसी कलम जिस पर कोई कंट्रोल, कोई एथिक्स ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही ला सकती है। इस कोट का एक्चुअल मीनिंग आज के एरा में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जर्नलिज्म हमेशा सोसाइटी की सर्विस के लिए होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, राइट? इस फ्रीडम को हमेशा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ गाइड होना ही चाहिए। आप इस कोड को डायरेक्टली यूज करके अपने ऐसे कंक्लूजन्स को सुपर पंची बना सकते हैं। ओके, अब वक्त है हमारे रैपिड फायर रैप अप का। लेट्स हिट सेक्शन 6, क्विक एग्जाम रिवीजन। एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले ये 4 कोर हेडर्स अपने माइंड में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। फर्स्ट, हमारा मीडिया रेगुलेशन फ्रेमवर्क क्या है? सिंपल, इट्स अ बैलेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड स्टैट्यूटरी कंट्रोल। सेकंड, कोर इशू कहाँ आ रहा है? कंप्लायंस डेफिसिट और सिर्फ मॉरल अथॉरिटी पर निर्भरता। थर्ड, इसकी वजह से क्राइसिस क्या आई हैं? एक टोटली ब्रोकन सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मीडिया की लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। और लास्टली, इस होल प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? मेजर्ड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और न्यूज रूम्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग, अनब्रेकेबल एथिकल कल्चर बिल्ड करना। बूम, वेरी कंसाइज और डेफिनेटली हाईली स्कोरिंग। सो एज वी रैप अप टुडेज एक्सप्लेनर, मैं आप सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़ता हूं। इज स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी कंट्रोल द ओनली वे टू सेव इंडियन जर्नलिज्म, या फिर मीडिया फ्रेटर्निटी की कलेक्टिव मॉरल कमिटमेंट से इस क्राइसिस को कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है? इस एस्पेक्ट पर डेफिनेटली सोचिए। इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर एनालिटिकल स्किल्स। मैं उम्मीद करता हूं ये मास्टर क्लास आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। Welcome to Ganga Education, Rights of the Press in India.
आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। सोचकर देखिए, इंडियन मीडिया और प्रेस हमारी डेमोक्रेसी का एक बड़ा पिलर है, राइट? पर इनके पास एक्चुअल लीगल राइट्स क्या हैं और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ये जानना हर लॉ स्टूडेंट और सिटीजन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो चलिए डेमोक्रेसी के इस प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला को डिटेल में समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम इस बियर टॉपिक को 5 सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन। दूसरा, पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तीसरा, गैदरिंग द न्यूज़। चौथा, रिपोर्टिंग ऑन द कोर्ट्स। और आखिरी में हम समझेंगे इसकी बाउंड्रीज, स्पेशली डेफेमेशन और सेडिशन को। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक फाउंडेशन से। प्रेस की आज़ादी का मेन सोर्स है आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच याद रखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है। यस, यू हर्ड दैट राइट। ये राइट एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही इम्प्लिसिट है। मतलब हमारी प्रेस के पास एग्जैक्टली वही सेम राइट्स हैं जो एक आम सिटीजन के पास होते हैं, नो मोर नो लेस। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट सेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, जहां हम प्रेस के कोर राइट्स को एक्सप्लोर करेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का स्कोप बहुत वाइड होता है। ये सिर्फ कुछ बोलने तक सीमित नहीं है, इसमें वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स और कोई भी दूसरा मीडियम शामिल है। तो चाहे एक जर्नलिस्ट प्रिंट के लिए आर्टिकल लिख रहा हो या ग्राउंड पर फोटो जर्नलिज्म कर रहा हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी मीडियम्स को पावरफुली प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजिंग। लेट्स सी कि पेपर पर इंक लाने के क्या रूल्स हैं। अब इन लैंडमार्क केसेस को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 1950 के रोमेश थप्पर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सर्कुलेशन इज एसेंशियल। सोचिए, अगर आप न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते तो इसे पब्लिश करने का फायदा ही क्या है। फिर 1962 के सकाल पेपर्स केस में स्टेट रिस्ट्रिक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, और आगे चलकर 1972 के बेनेट कोलमन केस में ये इस्टेब्लिश हुआ कि प्रेस अपने पेज लिमिट्स और सर्कुलेशन वॉल्यूम खुद डिटर्मिन करेगी, गवर्नमेंट नहीं। सोचो, न्यूज़पेपर्स प्रैक्टिकली चलते कैसे हैं? एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने टाटा प्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे केसेस में एग्जैक्टली यही लॉजिक दिया और कमर्शियल स्पीच को रिकॉग्नाइज किया। अगर गवर्नमेंट आर्बिट्ररीली एडवर्टाइजमेंट्स पर रोक लगाती है तो वो डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन बन जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो सर्कुलेशन कैसे होगा। लेट्स जंप टू सेक्शन 3, गैदरिंग द न्यूज़। आखिर प्रेस फील्ड में जाकर स्टोरी निकालते कैसे हैं? एक सॉलिड न्यूज़ गैदर करने का सबसे पावरफुल टूल है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इस लॉ के अंडर प्रोजेक्ट बजट्स, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्टेटस और कंप्लेंट्स का एक्चुअल डेटा एक्सेस किया जा सकता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये राइट सिर्फ जर्नलिस्ट का नहीं है, ये आपको और मुझे, हर सिटीजन को एम्पावर करता है कि हम सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर सकें। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या एक जर्नलिस्ट ओपनली जेल में जाकर किसी का भी इंटरव्यू ले सकता है? लेट्स टेस्ट द एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ दिस न्यूज़ गैदरिंग पावर। इसका डायरेक्ट आंसर है बिल्कुल नहीं। प्रभा दत्त और चारुलता जोशी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मली रूल किया था कि प्रेस का राइट टू इन्फॉर्मेशन एब्सोल्यूट नहीं होता। अगर आपको किसी अंडर ट्रायल या कॉन्विक्ट का इंटरव्यू करना है तो उस प्रिजनर की एक्सप्लिसिट विलिंग कंसेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी इंडिविजुअल की पर्सनल कंसेंट हमेशा प्रेस फ्रीडम के ऊपर स्टैंड करती है। मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 4, रिपोर्टिंग ऑन द कोर्ट्स। जब प्रेस जस्टिस सिस्टम पर रिपोर्ट करती है तो क्या बाउंड्रीज होती है? जनरली कोर्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनकी फेथफुल रिपोर्टिंग कंप्लीटली अलाउड होती है। लेकिन नरेश श्रीधर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन दिया। कोर्ट्स के पास इन कैमरा प्रोसीडिंग्स यानी क्लोज डोर हियरिंग्स कंडक्ट करने का पावर होता है। अगर ओपन रिपोर्टिंग जस्टिस के फंडामेंटल पर्पस को ही डिफीट कर रही है या किसी वल्नरेबल विटनेस को प्रोटेक्ट करना है तो प्रेस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। Now what's really interesting here is the 2012 Sahara real estate case, एक बहुत ही crucial precedent जिसने doctrine of postponement को establish किया। इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट्स रिपोर्टिंग को एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए पोस्टपोन कर सकती हैं। ये बेसिकली एक टेम्परेरी पॉज बटन की तरह काम करता है ताकि ऑनगोइंग ट्रायल की फेयरनेस और इंटेग्रिटी बनाए रखी जा सके। एंड फाइनली सेक्शन 5, बाउंड्रीज, डेफेमेशन एंड सेडिशन। कहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आकर रुक जाती है? जहाँ आर्टिकल 19(1)(a हमें फ्रीडम देता है, वहीं आर्टिकल 19(2) उसी फ्रीडम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। ये बाउंड्रीज स्पेसिफिक हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस प्रेस के साथ साथ हर आम नागरिक पर भी स्ट्रिक्टली लागू होती हैं। इसमें पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेफेमेशन, जो आईपीसी के सेक्शन 499 में क्रिमिनलाइज्ड है। जनरल रूल ये कहता है कि आप इंटेंशनली किसी की रेपुटेशन हार्म नहीं कर सकते, पर इसका एक वाइटल एक्सेप्शन भी है। अगर कोई क्रिटिक गुड फेथ में और सीरियस पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किया गया है तो वो डेफेमेशन नहीं माना जाता। यही एक्सेप्शन प्रेस को, पब्लिक फिगर्स को कॉन्फिडेंटली अकाउंटेबल होल्ड करने की ताकत देता है। दूसरी मेजर बाउंड्री है सेडिशन, जिसे हम राजद्रोह कहते हैं। ये आईपीसी के सेक्शन 124A के अंडर आता है। इसका लीगल डेफिनेशन है अपने शब्दों या लिखावट से एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड या डिसअफेक्शन पैदा करना। ये एक हाईली सीरियस ऑफेंस है जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। लेकिन यहाँ जुडिशरी ने डिसेंट और वायलेंस के बीच एक एब्सोल्यूट क्लियर लाइन ड्रॉ की है। सिर्फ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग टर्म्स में क्रिटिसाइज करना सेडिशन नहीं होता। डिसेंटिंग या अनकन्वेंशनल व्यूज होल्ड करना पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। ये लीगल बाउंड्री तब क्रॉस होती है जब आपके शब्दों की वजह से वायलेंस इंसाइट हो या स्टेट के खिलाफ एक्चुअल पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो। तो क्या समझे हम आज? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला प्रेस को कवर करता है, एग्जैक्टली वही आर्टिकल 19(1)A आपको और मुझे भी उतनी ही पावर देता है। As future lawyers, as citizens, the real question is आप इन राइट्स का यूज पावर को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए कैसे करेंगे? एग्जाम्स के लिए इन सभी केसेस और कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। वेलकम टू गंगा एजुकेशन जर्नलिज्म प्रोफेशनल एथिक्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके LLB, LLM और UGC नेट लॉ एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। हम प्रोफ NS रामास्वामी के एकेडमिक पेपर का एग्जाम फोकस्ड डीप डाइव करेंगे। हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से लेक्चर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोपाउंडर प्रोफाइल से, फिर सेक्शन 2 कमर्शलाइजेशन ऑफ द मीडिया, सेक्शन 3 में मीडिया एज अ कैटलिस्ट, उसके बाद सेक्शन 4 वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म प्रिंसिपल्स, फिर सेक्शन 5 मॉडर्न इंडियन लीगल कॉन्टेक्स्ट और लास्ट में सेक्शन 6 क्विक एग्जाम रिविजन समरी। ये रोड मैप आपको परफेक्ट नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा। सेक्शन 1 कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोपाउंडर प्रोफाइल, अंडरस्टैंडिंग द एकेडमिक फाउंडेशन। अब देखिए एग्जाम्स में एक्स्ट्रा मार्क्स कहाँ से आते हैं। जब आप किसी कॉन्सेप्ट के ऑथर या प्रोपाउंडर का बैकग्राउंड प्रॉपर्ली साइट करते हैं, राइट? तो इनका नाम रट लीजिए, प्रोफ NS रामास्वामी। ये कोई ऑर्डिनरी राइटर नहीं है। He was the director of the prestigious Indian Institute of Management, एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड मैनेजमेंट गुरु और लिटरली एक पद्म भूषण अवॉर्डी। साथ ही he was the former patron of the Society for Professional Ethics। इनका ये मैसिव एक्सपीरियंस इस एकेडमिक क्रिटिक को एक अलग ही लेवल की क्रेडिबिलिटी देता है। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपको सोर्स और ऑथर की पूरी नॉलेज है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रोफेसर रामास्वामी ने एथिक्स को डिफाइन कैसे किया है। एग्जाम्स के लिए आपको ये स्पेसिफिक डेफिनेशन जरूर मेमोराइज करनी है। उनके अकॉर्डिंग जर्नलिज्म एथिक्स का बेस है धर्म, कल्चर, दूसरों के लिए कंसर्न, हमेशा ट्रूथ बोलना और सोसाइटी की गुड वैल्यूज को अडेयर करना। बेसिकली ये ह्यूमनिज्म और वर्चुअस कंडक्ट के आसपास घूमता है। एक पत्रकार का काम सिर्फ न्यूज रिपोर्ट करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी को एक एथिकल डायरेक्शन देना भी है। सेक्शन 2 कमर्शलाइजेशन ऑफ द मीडिया, द कोर प्रॉब्लम। यहाँ से इस पेपर की क्रिटिकल एनालिसिस स्टार्ट होती है। एक क्लियर कंपैरिजन है आइडियलिस्टिक जर्नलिज्म और कमर्शियल जर्नलिज्म के बीच। एक टाइम था जब जर्नलिज्म सोसाइटी की प्रायोरिटीज, ट्रूथ, ऑनेस्ट सिटीजन्स और नोबल वैल्यूज पर फोकस करता था। लेकिन आज मार्केट इकोनॉमी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि फोकस सिर्फ उन चीजों पर शिफ्ट हो गया है जो सबसे ज्यादा बिकती हैं। सेंसेशनलिज्म, स्कैंडल्स, वायलेंस और सेलिब्रिटीज। प्रॉफिटेबिलिटी ने प्योरली एथिकल कंसिडरेशंस को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। इस डिक्लाइन को समझाने के लिए प्रोफेसर रामास्वामी ने इस कमर्शियल एरा को एक्सप्लिसिटली कालीयुगा कहा है। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि पॉपुलर मीडिया आज कंप्लीटली एक कमर्शियल एंटरप्राइज बन चुका है। उनका फोकस प्राइवेट इंटरेस्ट और मास ऑडियंस के सस्ते टेस्ट को सैटिस्फाई करने पर है। जो सिंसियर सिटीजन्स हैं, हमारी आर्मी है या ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स जो दिन रात अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें कंप्लीटली निगलेक्ट कर दिया जाता है। और हाईलाइट क्या होता है? रूमर्स, वल्गैरिटी और सेंसलेस पॉलिटिकल गॉसिप। ये एथिक्स का डायरेक्ट स्टीप डिक्लाइन है। इस शिफ्ट को इलिस्ट्रेट करने के लिए एक बहुत फेमस कोट है,
मीडिया पर्सनालिटी रामनाथ गोयनका ने एक बार कहा था, "What we require is candidates with good language skill and we shall take care of the rest." ये स्टेटमेंट लिटरली हिट द नेल ऑन द हेड। ये बताता है कि कैसे जर्नलिज्म, जो कभी एक नोबल सर्विस था, आज शिफ्ट होकर सिर्फ एक लैंग्वेज क्राफ्ट और प्योर बिजनेस बन गया है। एथिक्स और आइडियोलॉजी अब बिल्कुल सेकेंडरी हो चुके हैं। सेक्शन 3, मीडिया एज अ कैटलिस्ट, द फोर्थ एस्टेट। इंडिया जैसी कॉम्प्लेक्स और प्लूरल सोसाइटी में मीडिया की इमेंस पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कई बार काफ़ी फ्रैजाइल और अनस्टेबल हो सकता है, राइट? ऐसी सिचुएशन में मीडिया डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर यानी फोर्थ एस्टेट बन जाता है। अगर जर्नलिस्ट्स एक प्रोएक्टिव और एथिकल रोल निभाएं तो देश को फ्रेगमेंटेशन, डिस्टेबलाइजेशन और सिवियर वायलेंस जैसी फेटल कंडीशन से इफेक्टिवली बचाया जा सकता है। सोसाइटी को यूनाइट करने की अल्टीमेट पावर मीडिया के पास ही है। इस टेबल के थ्रू हम एक स्टार्क डिफरेंस देख सकते हैं। एक तरफ है एथिकल प्रायोरिटीज, फ्रॉड और करप्शन को एक्सपोज करना, डेडिकेटेड सिटीजन्स और आर्म्ड फोर्सेस को हाईलाइट करना और कंट्री की यूनिटी और कल्चर को प्रिजर्व करना। और दूसरी तरफ है कमर्शियल प्रायोरिटीज, स्पेक्यूलेशन और र्यूमर्स फैलाना, स्पोर्ट्स या सिनेमा स्टार्स के स्कैंडल्स को कवर करना और डिविएंट वायलेंट इंसिडेंट्स को फ्रंट पेज पर छापना। कमर्शियल प्रायोरिटीज सिर्फ इसलिए जीत रही हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा रीडरशिप जनरेट करती हैं। अब अगर किसी को लगता है कि मीडिया में दिखाए गए वायलेंस का पब्लिक पर कोई असर नहीं पड़ता, तो इस 1960 यूएस फेडरल कमीशन की रिपोर्ट का एग्जाम्पल अपने एग्जाम में ज़रूर लिखिए। इस रिपोर्ट में फॉर्मली स्टेट किया गया था कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर क्रिमिनल्स वही वायलेंट मेथड्स यूज़ कर रहे थे जो उन्होंने मूवीज़ में देखे थे। ये एक कॉन्क्रीट एविडेंस है जो प्रूव करता है कि वायलेंट और अनएथिकल मीडिया का पब्लिक बिहेवियर पर कितना रियल वर्ल्ड डेंजरस इम्पैक्ट होता है। सेक्शन 4, वैल्यू-बेस्ड जर्नलिज्म प्रिंसिपल्स। ओके, जब आपसे एग्जाम में मीडिया कमर्शियलाइजेशन की रेमेडीज या सॉल्यूशंस पूछेंगे तो आपको एग्जैक्टली यही स्टेप्स अपने आंसर शीट में लिखने हैं। एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का ट्रू मिशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट, लोगों को ट्रूथफुली इन्फॉर्म और इंटरप्रेट करना। सेकंड, फ्रॉड और स्कैम्स को अग्रेसिवली एक्सपोज करना। थर्ड, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना और मास एजुकेशन ऐड करना। एंड फोर्थ, देश की यूनिटी और कल्चर को प्रमोट करना। बिजनेस रियलिटी अपनी जगह है, पर एक सच्चे जर्नलिस्ट को ट्रूथ और जस्टिस के लिए एक अलग स्पेस जरूर मेंटेन करना चाहिए। इन शॉर्ट, वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म हमेशा धर्म, सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी आत्मसंयम और कंपैशन में रूटेड होना चाहिए। ये पॉइंट्स एग्जाम में एक फिलोसॉफिकल एज ऐड करते हैं। एथिक्स इन मीडिया अल्टीमेटली सिर्फ लीगल रूल्स के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमनिज्म और एक प्रिंसिपल्ड सोसाइटी बिल्ड करने के बारे में है। Section 5, Modern Indian Legal Context, the Regulatory Void. एज लॉ स्टूडेंट्स ये सेक्शन आपके लिए लिटरली सबसे हाई स्कोरिंग एरिया है। मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर क्या इंडिया में सच में कोई स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो इन डिक्लाइनिंग एथिकल वैल्यूज को कंट्रोल कर सके? सोच कर देखिए, क्या कोई ऐसी स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो जर्नलिज्म के मॉरल्स को चेक में रखती हो? और इसका आंसर काफ़ी अलार्मिंग है। द ट्रूथ इज, कोई इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही रेगुलेटरी वॉइड है। आज जाइंट बिजनेस कॉर्पोरेशंस हमारे मेजर न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स को कंट्रोल करते हैं, और कई बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सिर्फ एक शील्ड की तरह यूज़ किया जाता है बिजनेस इंटरेस्ट्स और सेल्स बढ़ाने के लिए। इस सिस्टम में ऑनेस्ट जर्नलिस्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए आज सबसे अर्जेंट नीड क्या है? एकेडमिक सेमिनार्स, फॉर्मल एथिक्स ट्रेनिंग और जर्नलिस्ट के लिए एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोसेस की। Section 6, Quick Exam Revision Summary. एग्जाम से पहले इस समरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। थेरी प्रोपाउंडर प्रोफ NS रामास्वामी। कोर इशू, मार्केट इकोनॉमी ने मीडिया को सोसाइटी फोकस्ड से प्योरली प्रॉफिट फोकस्ड बना दिया है। कैटलिस्ट रोल, मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ स्टेट है, इसका काम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना और फ्रॉड एक्सपोज करना है। लीगल गैप क्या है? इंडिया में फिलहाल जीरो इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। और सोल्यूशन, वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म, फॉर्मल एथिक्स ट्रेनिंग और प्रॉपर सर्टिफिकेशन। अब एक थॉट छोड़कर जा रहा हूं, क्या मीडिया कभी बिना स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लॉज के खुद को पूरी तरह सेल्फ रेगुलेट कर पाएगी? थिंक अबाउट इट। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। वेलकम टू गंगा एजुकेशन, द प्रेस काउंसिल रूल्स 1979। आज हम एनालाइज करेंगे एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी के रूल्स जो हमारे मीडिया लैंडस्केप को गवर्न करती है।
LLB स्टूडेंट्स और UGC नेट एस्पिरेंट्स के लिए रेगुलेटरी बॉडीज का स्टैट्यूटरी ब्लूप्रिंट समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली ये काउंसिल अंडर द लॉ ऑपरेट कैसे करती है, लोग कैसे हायर करती है और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फंडिंग कहां से लाती है। तो ये देखिए, आपके सामने है 1979 का ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन। बेसिकली ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। पार्लियामेंट ने एक ब्रॉड पावर तो दे दी, बट इन रूल्स ने उस पावर को डे टू डे एक्शनेबल और एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये डॉक्यूमेंट काउंसिल के हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव को डिक्टेट करता है। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम इंट्रोडक्शन और फ्रेमवर्क समझेंगे, फिर लीडरशिप, पे एंड पर्क्स, उसके बाद स्टाफ हायरिंग प्रोसेस, ऑपरेशंस एंड एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनली बात करेंगे काउंसिल की फंडिंग पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, इंट्रोडक्शन एंड फ्रेमवर्क, सेटिंग द रूल्स। अपने एग्जाम्स और नोट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 1979 के रूल्स हैं ना, ये हवा में नहीं बने। These are directly born out of the powers granted by the earlier Press Council Act of 1978. स्पेसिफिकली उस एक्ट का सेक्शन 25 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ये डेली ऑपरेशनल गाइडलाइंस बनाएं। सिंपली पुट, एक बेसिक लीगल फाउंडेशन के बिना आप ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकते। Moving on to Section 2, let's talk about the perks. Leadership pay and perks, chairman versus members. ये कंपैरिजन लीगल हायरार्की को कितने क्लियरली दिखाता है। लेफ्ट साइड देखिए, वी हैव द चेयरमैन। ये इफेक्टिवली एक टॉप टियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह फंक्शन करते हैं। उनकी लीव्स, पेंशन, पीएफ बेनिफिट्स सब मिलती हैं, और द बेस्ट पार्ट, वो अपने ट्रैवल अलाउंसेस के खुद कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं। वहीं दूसरी तरफ राइट में देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। उनके लिए रूल्स काफी टाइट हैं। उन्हें स्पेसिफिकली स्टेट गेस्ट हाउसेज या ITDC होटल्स में रुकना पड़ता है। उनका डेली अलाउंस स्टैंडर्ड ऑफिसर रेट्स का सिर्फ 90% होता है, और उन पर स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं अगेंस्ट होल्डिंग अनदर आउटसाइड गवर्नमेंट जॉब। अब इस स्लाइड पे जो नंबर है वो बहुत ध्यान से देखना, 10,000 रुपए। ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मंथली सिटिंग फीस का एब्सोल्यूट मैक्सिमम सीलिंग है। पर डे वो 1,000 रुपीज क्लेम कर सकते हैं काउंसिल वर्क अटेंड करने के लिए, बट रूल्स एक हार्ड स्टॉप लगा देते हैं एट 10,000 अ मंथ। ये मैकेनिज्म इसलिए बनाया गया है ताकि काउंसिल में सर्व करना एक पब्लिक ड्यूटी लगे, ना कि एक प्राइमरी सोर्स ऑफ बाउंडलेस इनकम। फेयरनेस मेंटेन करने के लिए रूल्स ने उन मेंबर्स का भी ध्यान रखा है जो लोकल हैं और जिन्हें होटल स्टे की जरूरत नहीं है। ऐसे मेंबर्स को एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट रीइंबर्स किए जाते हैं, लेकिन वहां भी एक स्ट्रिक्ट सीलिंग है। इट कैन नॉट एक्सीड 800 रुपीज अ डे। ये हाईली रेगुलेटेड सिस्टम इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हुए हर एक रुपए की प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हायरिंग द काउंसिल स्टाफ। यहां हम कवर करेंगे रूल्स 5, 6 एंड 7। लॉ ने काउंसिल को एग्जैक्टली 3 रिजिड पाथवेज दिए हैं स्टाफ हायर करने के लिए। या तो वो डायरेक्टली रिक्रूट कर सकते हैं, जिसमें लोअर लेवल ग्रुप C एंड D पोस्ट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आएंगे, या फिर एग्जिस्टिंग स्टाफ का प्रमोशन करके, और तीसरा ऑप्शन है किसी और गवर्नमेंट बॉडी से डेप्यूटेशन या ट्रांसफर करना। ये कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर करता है अक्रॉस द वर्कफोर्स। लेकिन प्रोसेस सिर्फ रिक्रूटमेंट तक लिमिटेड नहीं है। रूल 7 में सर्विस कंडीशंस काफी स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, चेयरमैन के पास थोड़ी इमरजेंसी एडहॉक अपॉइंटमेंट्स की पावर जरूर है अर्जेंट वैकेंसीज के लिए, बट वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के SC, ST रिजर्वेशन रूल्स अप्लाई होते हैं। नए स्टाफ को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, और रिटायरमेंट एज इट्स हार्ड कोडेड इन द रूल्स एट 60 ईयर्स। सब कुछ थरोली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलता है। Let's move to Section 4, Operations and Annual Reports. Rules 8 and 9. ट्रांसपेरेंसी को मैंडेट करने के लिए यहां एक स्ट्रिक्ट टिकिंग क्लॉक चलती है। एक्ट के सेक्शन 20 के अंडर साल खत्म होने के बाद काउंसिल के पास एग्जैक्टली सिर्फ 4 महीने होते हैं अपना एनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए। वो इस प्रोसेस को डिले नहीं कर सकते। अप्रैल तक एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रेडी होनी चाहिए। ये इंश्योर करता है कि रेगुलेटरी बॉडी खुद भी टाइमली स्क्रूटनी के अंडर रहे। फाइनली आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 5, फंडिंग द प्रेस काउंसिल अंडर रूल 10। काउंसिल के लाइट्स ऑन कैसे रहते हैं? ये टेबल एक प्रोपोर्शनल फीस सिस्टम दिखाती है बेस्ड ऑन द पब्लिकेशंस रीच। एक बार इस स्ट्रक्चर को समझिए। जो मैसिव डेली न्यूज़पेपर्स हैं, जिनकी सर्कुलेशन 5 लाख से ऊपर है, उन्हें साल के 25,000 रुपए पे करने पड़ते हैं। जैसे सर्कुलेशन ड्रॉप होती है, फीस भी ड्रॉप हो जाती है। मिड साइज डेलीज 10,000 पे करते हैं और स्मॉलर डेलीज जस्ट 6,000। मतलब जिस पब्लिकेशन का रीच सबसे ज्यादा है, वो सिस्टम में फाइनेंशियली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सेम लॉजिक अप्लाइज टू न्यूज एजेंसीज एज वेल।
यहाँ भी प्रॉपर टियर सिस्टम है। क्लास 1 एजेंसीज को एनुअली 25,000 पे करना पड़ता है, बिल्कुल उन बड़े डेली न्यूज़पेपर्स के लेवल पर। क्लास 2 के लिए अमाउंट 15,000 है एंड द रेस्ट पे 10,000। आपका ऑपरेशन जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स द काउंसिल। अब इस फंडिंग को कलेक्ट कैसे करते हैं? रूल 10 एक बहुत ही डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजरल ब्रेकडाउन देता है। सबसे पहले काउंसिल रजिस्टर्ड एडी मेल के थ्रू डिमांड नोटिसेस भेजती है। नोटिस रिसीव होते ही आपका 30 डे विंडो स्टार्ट। इन 30 दिनों के अंदर फी रिमिट करनी होती है। एंड नो ऑनलाइन ट्रांसफर्स और कैश पेमेंट मस्ट बी मेड प्योरली बाय डिमांड ड्राफ्ट्स पेएबल डायरेक्टली टू द काउंसिल। ये एकदम रिगरस पेपर ट्रेल्ड प्रोसेस है। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन 1979 रूल्स ने एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बनाई। रूल 5 से 7 के अंदर स्टैंडर्ड गवर्नमेंट हायरिंग प्रोसेस लागू किया। सेक्शन 20 में 4 महीने का रिपोर्टिंग विंडो सेट किया और रूल 10 में एक प्रोपोर्शनल फंडिंग स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया। अब इन रूल्स को एनालाइज करते हुए एक आखिरी सवाल पे जरूर सोचना। अगर एक रेगुलेटरी बॉडी अपनी फंडिंग डायरेक्टली उन्हीं न्यूज़पेपर से ले रही है जिन्हें वो ओवरसी करती है, तो क्या ये उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है या फिर ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये बहुत डीप बैलेंस ऑफ पावर है। सोचिए इस बारे में। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। वेलकम टू गंगा एजुकेशन, द प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अप्रोच करने वाले हैं। लेकिन यूजुअली जब हम किसी लीगल एक्ट की बात करते हैं तो हम लोग सीधा उसके सेक्शंस, क्लॉजेज और टेक्निकल डिटेल्स पर जंप कर जाते हैं, राइट? पर आज का हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि इस स्पेसिफिक लॉ तक पहुंचने का जो डिजिटल रास्ता है ना, वही अपने आप में मॉडर्न डेटा प्राइवेसी की एक बहुत बड़ी और फैसिनेटिंग स्टोरी बताता है। सो लेट्स एक्सप्लोर द हिडन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग लीगल नॉलेज टुडे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हमें अक्सर लगता है कि हम सिर्फ एक सिंपल सा पीपीटी डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले हैं अपने एग्जाम प्रेप के लिए। यू क्लिक अ लिंक और आप एक्सपेक्ट करते हो कि पूरा लॉ सीधा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। बट रियलिटी ये है कि उस एक्चुअल टेक्स्ट तक पहुंचने से पहले हमें एक प्रॉपर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिजिटल गेटवे क्रॉस करना पड़ता है। इट्स रियली नॉट जस्ट अ फ्रिक्शनलेस क्लिक एंड रीड सिचुएशन एनीमोर। ये प्लेटफॉर्म एक सीरीज ऑफ टेक्निकल पाथवेज प्रेजेंट करता है जो एक तरह से हमारे मॉडर्न लर्निंग प्रोसेस में एक इनिशियल फ्रिक्शन क्रिएट कर देता है। And honestly, this brilliantly illustrates our modern online learning environment. Just notice this exact 3-step navigation pathway. पहला action क्या है? Opens in a new window. उसके बाद it literally says opens an external website and then finally opens an external website in a new window. मतलब बेसिकली आप जहां से अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं, द सिस्टम एक्टिवली रीडायरेक्ट्स यू अवे फ्रॉम दैट इनिशियल प्लेटफॉर्म। वो आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भेज देता है, जस्ट सो यू कैन व्यू द लीगल टेक्स्ट। अब जैसे ही आप इस एक्सटर्नल डेस्टिनेशन पे इस 1978 एक्ट को एक्सेस करते हैं, तो वेबसाइट एक्सप्लिसिटली स्टेट करती है कि वो कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज कर रही है। एंड ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, द टेक्स्ट इज एक्चुअली कंप्लीटली अपफ्रंट अबाउट इट। एक सिंपल एकेडमिक रिसोर्स तक पहुंचने के लिए बैकएंड में सर्टेन डिजिटल टूल्स और ट्रैकर्स का ऑटोमेटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट हियर इज, ये एग्जैक्टली हैं क्या ये टेक्नोलॉजीज? वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट कुकीज। फॉर्मल डेफिनेशन में भले ही ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड करे, पर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये कुकीज वेबसाइट के फंक्शनिंग के लिए यूज होती हैं। सो जब आप अपने एग्जाम्स के लिए लीगली सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, तब बैकग्राउंड में ये इनविजिबल ट्रैकर्स साइट को कंटिन्यूअसली ऑपरेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। Now, what's really interesting about this slide is कि अगर हम इन कुकीज़ के डिप्लॉयमेंट को ध्यान से ब्रेक डाउन करें, तो एक्चुअली 4 डिस्टिंक्ट पर्पसेस सामने आते हैं। नंबर 1 इज़ एसेंशियल साइट फंक्शनैलिटी, जिसके बिना शायद आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली लोड ही ना हो। नंबर 2 है परफॉर्मेंस, जो साइट की स्पीड वगैरह ट्रैक करती हैं। नंबर 3 है पर्सनलाइजेशन, ताकि आपका पूरा यूज़र एक्सपीरियंस कस्टमाइज और टेलर किया जा सके। एंड नंबर 4, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। जस्ट थिंक अबाउट दैट। एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ने के प्रोसेस में ये चारों के चारों डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म्स बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं। अब मान लीजिए किसी क्यूरियस स्टूडेंट को इस पूरे ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में और डिटेल चाहिए, तो द प्लेटफॉर्म एक्चुअली प्रोवाइड्स अ फाइनल मैंडेट। The text directly points users to a specific link, clearly stating, to learn more, view the following privacy policy. ये एकदम क्लियर कर देता है कि इफ़ यू रियली विश टू अंडरस्टैंड कि आपकी एकेडमिक इंटरैक्शन को कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, तो आपको मैन्युअली उस लिंक पर जाकर उन टर्म्स को एक प्रॉपर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट की तरह एनालाइज करना पड़ेगा।
तो ये सब देखने और समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है। Is targeted advertising the inevitable cost of accessing digital legal resources like the 1978 Act PPT? आज के टाइम में इस मॉडर्न एग्जाम प्रेप का जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो एक हार्श रियलिटी बन चुका है। सोचिए, आप प्योरली एक एकेडमिक माइंडसेट से लॉ पढ़ने आए थे, पर उस फ्री नॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको अननोइंगली एक साइलेंट डिजिटल एक्सचेंज का पार्ट बनना पड़ता है। Just think about that the next time you click download for your study materials. For more such law lectures, subscribe to Ganga Education. Welcome to Ganga Education, the Press Council Procedure for Inquiry Regulations, 1979. आज के इस एक्सप्लेनर में हम कंप्लेंट फाइल करने का पूरा लाइफ साइकिल समझने वाले हैं। अगर आप LLB, LLM या UGC नेट लॉ के एस्पिरेंट हैं, तो ट्रस्ट मी, ये टॉपिक आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि प्रेस के अगेंस्ट या प्रेस की फ्रीडम के लिए एक फॉर्मल कंप्लेंट लीगली आगे कैसे बढ़ती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज आवर एजेंडा। ह्यूमन बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करके वैलिड कंप्लेंट्स, स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स, नोटिसेस, इंक्वायरी प्रोसेस और फाइनली काउंसिल के डिसीजंस और सुओ मोटो पावर्स तक सब कुछ कवर करेंगे। लेट्स जंप राइट इन। सेक्शन 1, इंट्रो एंड की डेफिनेशंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी को ठीक से क्लियर करना होगा, स्पेशली रेगुलेशन 2 को। अब आप सोच रहे होंगे ये मैटर एक्चुअली है क्या? अंडर रेगुलेशन 2E इसकी डेफिनेशन क्वाइट इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैटर्स सिर्फ कोई टेक्स्ट या न्यूज़ आर्टिकल नहीं होता, इसमें कार्टून्स, एडवर्टाइजमेंट्स और इवन फोटोग्राफ्स भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर एग्जाम में MCQ आए कि क्या एक कार्टून या फोटोग्राफ पर प्रेस काउंसिल में कंप्लेंट हो सकती है, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। डोंट गेट ट्रिक्ड बाय दैट। मूविंग टू सेक्शन 2, फाइलिंग अ वैलिड कंप्लेंट। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि रेगुलेशन 3 के अंडर एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या फॉलो करना होगा। Now, what's really important here is that आप सीधे काउंसिल के पास नहीं जा सकते। It's a mandatory step कि आप पहले उस न्यूज़पेपर के एडिटर को इन्फॉर्म करें। आपको उनकी अटेंशन उस ऑब्जेक्शनेबल मैटर की तरफ ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। उसके बाद याद रखिए, कंप्लेंट हमेशा डुप्लीकेट में फाइल होती है। और हाँ, इसके साथ आपको ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्टेड क्लिपिंग्स और उस एडिटर का रिप्लाई भी अटैच करना होता है। इट्स लाइक बिल्डिंग अ सॉलिड फाइल पहले दिन से ही। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स काफ़ी नहीं है। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 के अंदर आपको कुछ मैंडेटरी डिक्लेरेशंस भी देनी पड़ती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? आपको फर्मली डिक्लेयर करना होगा कि इस सेम मैटर पर किसी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेलल कोर्ट प्रोसीडिंग्स और प्रेस काउंसिल की इंक्वायरी दोनों एक साथ नहीं चल सकती। नो वे। और अगर इंक्वायरी के बीच में केस कोर्ट चला गया तो आपको काउंसिल को तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सेक्शन 3, Important time limits. Let's see how the clock ticks here. UGC नेट एग्जाम्स के लिए ये टाइमलाइंस लिटरल गेम चेंजर्स हैं। ये डेडलाइंस का डिस्टिंक्शन ध्यान से सुनिए। डेली और वीकली पेपर्स के केस में आपके पास कंप्लेंट फाइल करने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त होता है, जस्ट 2 months। लेकिन अगर पब्लिकेशन फोर्टनाइटलीज या मंथलीज हैं या फिर आप किसी एडिटर की प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, तब आपको 4 महीने का टाइम मिलता है। 2 months वर्सेस 4 months। ये क्लियर डिफरेंस एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर डिले हो गया तो क्या आपकी कंप्लेंट सीधे रिजेक्ट हो जाएगी? वेल नो। एज यू कैन सी, रेगुलेशन 3(1)(f कहता है कि चेयरमैन के पास पावर है इस डिले को कंडोन करने की, प्रोवाइडेड आप एक सफिशिएंट कॉज दिखा सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडिटर का रिप्लाई वेट करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकल गया तो आपकी डिले जेन्युइनली माफ की जा सकती है। सेक्शन 4, नोटिसेस एंड रिटन स्टेटमेंट्स। कंप्लेंट रिसीव होने के बाद नेचुरल जस्टिस की बारी आती है। ये सीक्वेंस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे ही वैलिड कंप्लेंट आती है, उसके 15 दिन के अंदर नोटिस इशू होगा अंडर रेगुलेशन 5। और फिर जिस दिन रिस्पोंडेंट को नोटिस मिलता है, वहां से अगले 14 दिन में उन्हें अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है अंडर रेगुलेशन 6। सिंपल राइट? 15 दिन नोटिस के लिए और अगले 14 दिन उनके रिप्लाई के लिए। और अगर किसी वजह से आपने फॉर्मेट या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो नहीं किया तो घबराने की बात नहीं है। चेयरमैन आपकी कंप्लेंट को आउटराइटली डिसमिस नहीं करते, बल्कि रेगुलेशन 4 के अंडर उसे ठीक करने के लिए वापस भेज सकते हैं। वो आपको एक स्पेसिफाइड टाइम देंगे ताकि आप रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, द इंक्वायरी प्रोसेस। जब दोनों पार्टीज की प्लीडिंग्स आ जाती हैं तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। हियरिंग की सारी डिटेल्स रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजी जाती हैं।
यहाँ एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये कि हियरिंग के दौरान पार्टीज ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों प्रेजेंट कर सकती हैं। इट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर। दोनों साइड्स को थॉरली सुनने के बाद इंक्वायरी कमिटी अपनी फाइंडिंग्स और उनके रीजंस कंपाइल करके काउंसिल को फाइनल डिसीजन के लिए भेजती है। Finally, Section 6, Suo Motu and Council Decisions. यहाँ चेयरमैन के पास कुछ बहुत ही स्पेशल डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं। ये वाला पॉइंट मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स का एब्सोल्यूट फेवरेट है। रेगुलेशन 13 कहता है कि चेयरमैन खुद से यानी सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर उन्हें किसी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल या प्रेस फ्रीडम के वायलेशन का पता चलता है तो वो बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के भी एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। दैट इज अ मैसिव पावर। अब ये फाइनल वर्डिक्ट आता कैसे है? काउंसिल में डिसीजन हमेशा मेजॉरिटी वोट से होता है, उन मेंबर्स के द्वारा जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। और इन केस ऑफ टाई, तब चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट यूज करते हैं। एक और क्रूशियल रूल है अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी भी मेंबर का केस में पर्सनल या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है तो वो क्लियरली उस डिस्कशन या वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो लेट्स कनेक्ट ऑल द डॉट्स क्विकली। इस क्विक रिवीजन स्लाइड को स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए अपनी लास्ट मिनट प्रेप के लिए। जस्ट रिमेंबर द कोर एसेंशियल्स। मैटर में कार्टून्स और फोटोज इंक्लूड होते हैं अंडर रेगुलेशन 2। कंप्लेंट से पहले एडिटर को नोटिफाई करना इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। टाइमलाइंस याद रखिए, डेलीज के लिए 2 मंथ्स, बाकियों के लिए 4 मंथ्स। नोटिस जाता है 15 दिन में और रिटन स्टेटमेंट आना चाहिए 14 दिन में। डिसीजंस मेजॉरिटी वोट से होते हैं एंड नेवर फॉरगेट द चेयरमैन सुओ मोटू पावर्स अंडर रेगुलेशन 13। So the next time you see a potentially harmful piece of news, ask yourself, do you now have the exact legal tools to hold the press accountable? For more such law lectures, subscribe to Ganga Education. इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।